So, welcome back, Mavericks, to this another episode in which we will think how to think. यार, कभी आपने सोचा कि आप अपने थॉट्स क्लियरली एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाते हैं? चाहे वो राइटिंग हो, स्पीकिंग हो या प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। क्या आपको लगता है कि आपके आइडियाज़ स्ट्रक्चर्ड नहीं होते और दूसरे लोग इजीली समझ नहीं पाते? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो। जो ग्रेट थिंकर्स हो और ग्रेट कम्युनिकेटर हैं, स्टार्टिंग में वो भी ऐसी डिफ़िकल्टी फेस करते थे। बट ग्रेट थिंकर्स और लीडर्स की एक खास बात होती है, उनका सोचने और कम्युनिकेट करने का तरीका बिल्कुल क्लियर और स्ट्रक्चर्ड होता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सक्सेस सिर्फ नॉलेज पे डिपेंड नहीं करती यार। आप अपनी बातें कितनी इफेक्टिवली स्ट्रक्चर्ड और वे में प्रेजेंट कर पा रहे हो ना, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में जहाँ इंफॉर्मेशन ओवरलोड है बहुत ज़्यादा, और अगर आप अपनी बात को क्लियर और इम्पैक्टफुल तरीके से रखना नहीं जानते ना, तो लोग आपकी बात को ना इग्नोर कर देंगे। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग फ्रेमवर्क एक्सप्लोर करेंगे जो आपकी राइटिंग और स्पीकिंग स्किल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, इसको वर्ल्ड और टॉप क्लास कंपनी के एग्जीक्यूटिव लाइक मैकिन्जी, बीसीजी, पॉलिसी मेकर, पॉलिसी एनालिस्ट और ग्लोबल स्ट्रेटजीज इस मेथड को यूज़ करते हैं, जो हम आज डिस्कस करेंगे। ये सभी मेथड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने के तरीके हैं और उस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं क्लैरिटी के साथ, ये उसके फ्रेमवर्क्स हैं। इस वीडियो के एंड तक आपके पास प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज होंगी जो आपको सोचने में, कम्युनिकेट करने में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्सपर्ट बनाएगी। चाहे वो एकेडमिक्स हो, कैरियर हो या डेली लाइफ हो, आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना है क्लियरली और इन स्ट्रक्चर्ड वे में। ओके? यार, 21st सेंचुरी में अगर एक पर्सन को इफेक्टिवली सर्वाइव करना है ना, तो उसके पास इन 4 C's की कमांड होनी चाहिए। पहला सी क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग, विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर इनिशियल एपिसोड्स। इट इज़ अ वे of analyzing, evaluating, and synthesizing information or facts objectively and systematically. We already know what is the meaning of critical thinking or how we can apply. The second is communication. In today's world, communication is one of the most important factor behind the successful people. It is very important. Third one is collaboration. We know how to work in team. That is a collaboration. And fourth one is creativity. The 4 C's like critical thinking, communication, collaboration, and creativity. These are the essential skills for success in 21st century. In the era of rapid technology change, misinformation,
and global challenges. These skills help individual to analyze information effectively. Through that, they can communicate ideas clearly and work together efficiently and also innovate in uncertain situations. वो पुराना ज़माना था जब हम रिलाई करते थे रोट मेमोराइजेशन पे. In today's world, the ability to think independently, connect with others, and solve problems creatively will define personal and professional success in modern world. अब इंफॉर्मेशन का भंडार है हमारे पास. वो टाइम चला गया जब एक पर्सन की वैल्यू होती थी उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कैपेसिटी के ऊपर. नहीं, आज एक क्लिक पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. आज के टाइम पे जो सबसे इसेंशियल स्किल्स है ना, वो ये चार है. इसको मास्टर कर लो, कोई भी कोई भी आपको रोक नहीं सकता. हमने फर्स्ट एपिसोड में ऑलरेडी डिस्कस किया था क्रिटिकल थिंकिंग. टुडे आवर फोकस विल बी ऑन कम्युनिकेशन. रेस्ट टू वी विल बी डिस्कस इन द फ्यूचर एपिसोड्स as per the demand. So, in terms of structured thinking, communication refers to the organized and purposeful exchange of information in a way that enhances understanding and problem solving. It involves presenting ideas in a logical sequence, ensuring that the key points are clear, relevant, and supported by evidences. यार ये डेफिनेशन ना पढ़ने में और देखने में बड़ी अच्छी लगती है, पर स्ट्रक्चर थिंकिंग करेंगे कैसे? आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ठीक है, ये हमें समझ आ रहा है, पर स्ट्रक्चर थिंकिंग करेंगे कैसे? स्ट्रक्चर थिंकिंग कैसे करें और अपने आंसर को स्ट्रक्चर में कैसे आर्टिकुलेट करें? In the one of previous episode, we discussed about articulation. But you should ask me, Saurabh, but how should I articulate? But you haven't asked. I don't know why. So, for structured thinking and answering, you need these three framework. Note it down. The first one is issue tree, second one is MECE, MECE, and third one is pyramid structure. Why understanding these three frameworks, you will be able to communicate like a pro level communicator. Okay. So what is the meaning of issue tree? In the issue tree, what we do, we break down the broad topics systematically for deeper analysis and articulation. Okay. And what is MECE? By using the MECE framework, we ensure that our arguments are logically structured without overlap or gaps. Okay. Then what is the meaning of pyramid structure? In pyramid structure, we communicate clearly, starting with the main point first, followed by supporting reasons and details. But still, we didn't get the idea of how to communicate clearly. Don't worry, we will discuss all these three frameworks in detail. The first one is issue tree. इशू ट्री में हम क्या करेंगे? इसमें हम आइडेंटिफाई दी रूट इशू और कोर क्वेश्चन, दो चीज़ें करेंगे. इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, ब्रेक इट इनटू आना है, इसको सही कर लेना. ब्रेक इट इनटू की सब इश्यूज और कैटेगरीज. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टू पॉइंट्स? आइडेंटिफाई दी रूट इश्यूज और
कोर क्वेश्चन, जो मेरा इशू ट्री है ना, वो कब यूज़ करना है मुझे? मान लो कि आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया, अब उस क्वेश्चन के बारे में आपको सोचना कैसे है, कैसे उस क्वेश्चन को ब्रेक करना है, वो आप इशू ट्री के फ्रेमवर्क को यूज़ करके करेंगे. द पर्पस ऑफ इशू ट्री इज सिंपल. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट where you break down the main questions or issue into smaller sub issues or component. It helps you identify what you need to analyze in order to answer the question fully. तो हम इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को, दैट इज इशू ट्री, वी विल अंडरस्टैंड थ्रू दिस एग्जाम्पल. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसके थ्रू हम इसको समझेंगे. सो नोट इट डाउन. मान लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर. ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया. अब इस क्वेश्चन को आप जब मान लो कि मैंने आपसे इन बिटवीन द लेक्चर आपसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा, लाइक ऋतिक और सौरभ, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर. सर ऋतिक, हाउ यू सपोज टू आंसर? You supposed to answer like climate change is this, climate change is that, it will impact our agriculture. I know how you answer. I have evidence of videos. The first point, as per the issue tree, we need to identify the root issue or core question. So हमारा क्वेश्चन है, what are the effects of climate change on agriculture. तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे, आइडेंटिफाई दी रूट इशू और कोर क्वेश्चन. मान लो अब इसको मुझे ब्रेक करना है क्वेश्चन को, तो मैं कैसे करूंगा? थिंक अबाउट द वीक एरियाज ऑफ दिस टॉपिक. अब इसमें मेरा रूट इशू और कोर क्वेश्चन क्या है? रूट इशू है क्लाइमेट, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर. इसमें जो एग्जामिनर है वो पूछ रहा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण, रूट इशू क्या है मेरा? क्लाइमेट चेंज. ओके, तो अगर मेरा रूट इशू क्लाइमेट चेंज है, तो उसका क्या क्या कोज होंगे क्लाइमेट चेंज के कारण? इट विल इंपैक्ट ऑन क्रॉप यील्ड, सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर अवेलेबिलिटी, चेंज इन वेदर पैटर्न. ओके, फर्स्ट था हमारा आइडेंटिफाई द रूट इशू और कोर क्वेश्चन. तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज में हमने कोर क्वेश्चन था उसको आइडेंटिफाई किया, और उसके रूट इश्यूज क्या है, क्लाइमेट चेंज के क्या इश्यूज हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, ये हमने जाना. हमने देखा कि ये इंपैक्ट करेगा क्रॉप यील्ड पे, वेदर पैटर्न पे, सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर अवेलेबिलिटी पे इंपैक्ट करेगा. अब हम इसको ना, सेकंड है ब्रेक इट इनटू की सब इश्यूज और कैटेगरीज. अब जो मैंने ऊपर रूट इश्यूज निकाले ना, जैसे मेरा रूट इशू था क्रॉप यील्ड, ये मेरा हो गया एक सब इशू. अब इस सब इशू को मैं ब्रेक डाउन करूंगा स्मॉल स्मॉल पार्ट में. इंपैक्ट ऑन क्रॉप यील्ड. अब जो मेरी क्रॉप की यील्ड है वो कैसे इंपैक्ट होगी? इट कुड बी इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, रेनफॉल और पेस्ट. अगर मेरा क्लाइमेट चेंज होगा, उसके कारण मेरी अगर क्रॉप की यील्ड कम होगी, तो वो क्यों कम होगी? उसके पीछे क्या कॉज होगा? टेम्परेचर, रेनफॉल कम या ज़्यादा, पेस्ट. क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज होगा तो हमें नहीं पता ना, मे बी पेस्ट ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाए, क्योंकि
पास्ट को क्या चाहिए होता है? हीट। और क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है? मेरा हीटिंग लेवल बढ़ रहा है, ग्लोबल हीटिंग लेवल। ओके, पहले हमने क्या किया? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसको उसके रूट इश्यूज जाने। उसके बाद उसके रूट इशू, पहला पॉइंट था इम्पैक्ट ऑन क्रॉप यील्ड। देन वी डिस्कस्ड व्हाट आर द इफेक्ट ड्यू टू माय यील्ड ऑफ क्रॉप इज अफेक्टेड। अब सेकंड हमने बोला था चेंज इन वेदर पैटर्न। तो वेदर पैटर्न कैसे हो सकता है? 1 मिनट। जब हमने, देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है हमने क्वेश्चन के रूट इशू को जानना है। हमारा रूट इशू क्या था? क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज क्यों है? फिर हमने 4 पॉइंट देखे। क्या होगा क्लाइमेट चेंज से? इम्पैक्ट ऑन क्रॉप यील्ड, वेदर पैटर्न, चेंज इन वेदर पैटर्न, सॉइल डिग्रेडेशन एंड वाटर अवेलेबिलिटी। और क्रॉप यील्ड क्यों हुई? हमने देखा क्यों हुई? ड्यू टू हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और मोर और लेस रेनफॉल, यस, और पेस्ट। पेस्ट। और मेरा सेकंड पॉइंट है चेंज इन वेदर पैटर्न। अब वेदर पैटर्न चेंज होने से क्या हो सकता है? सर सीजनल क्रॉप्स पे इफेक्ट आ सकता है। ओके, ये हो सकता है। और और फ्लड, फ्लड, हैवी रेनफॉल, ड्रोट, सूखा भी बढ़ सकता है। यस, बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है? पड़ सकता है सर। अब समझ गए ना? अगर अगर मैंने सॉइल डिग्रेडेशन को इसी तरह करना हो तो क्या होगा? सॉइल डिग्रेडेशन कैसे होगी? क्लाइमेट चेंज से ड्यू टू वही है सर। ड्यू टू हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, फ्लड, ड्रोट, सॉइल इरोजन। ओके, अंडरस्टैंड? एक और एग्जांपल लेते हैं। अब तब तक हम एग्जांपल लेते रहेंगे जब तक ये इशू ट्री आपको क्लियर ना हो। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं इसी को। इंपैक्ट ऑन क्रॉप यील्ड में क्या था? टेम्परेचर इंक्रीज, लेस रेनफॉल, मोर पेस्ट। चेंज इन वेदर पैटर्न में क्या था? फ्लड, ड्रोट एंड सीजनल चेंज। सॉइल डिग्रेडेशन में क्या था? इरोजन और न्यूट्रिशन लॉस। जब हम एक सब डिवीजन कर लेंगे ना, पहला पॉइंट क्या है हमारा, इसको नोट डाउन कर लेना। आज के बाद मुझे आपका हर आंसर ना ऐसे ही चाहिए जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगा। नो डाउट ये प्रैक्टिस करके आएगा, एकदम से नहीं आएगा कि आज मैंने आपको बताया और कल से आप ऐसा करने लग पड़ोगे। उसके लिए टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम। बट जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपको उस क्वेश्चन को क्या करना है, उसका रूट इशू जानने की कोशिश करनी है या फिर कोर क्वेश्चन जानने की क्वेश्चन करना है। उसके बाद देन आपको उसको ब्रेक करना है इनटू सब इश्यूज में और कैटेगरीज में। जैसे हमने रूट इश्यूज निकाले थे, कौन कौन से थे? इंपैक्ट ऑन क्रॉप यील्ड, चेंज इन वेदर पैटर्न, सॉइल डिग्रेडेशन एंड वाटर अवेलेबिलिटी। सॉइल डिग्रेडेशन के कारण क्या होगा? सॉइल इरोजन होगी, न्यूट्रिशन लॉस होगा उसका, सौरभ होगा। यस सर। और वाटर अवेलेबिलिटी में क्या हो सकता है? सर वाटर की वजह से जो अपर लेयर हुई वो बह सकती है, नहीं मतलब। नहीं नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सॉइल इरोजन ड्यू टू द वाटर अवेलेबिलिटी। इन जनरल, मान लो आपके पास वाटर अवेलेबल है अर्थ पे, अब क्लाइमेट चेंज हो गया तो क्या होगा?
सर एक दो हो सकते हैं, फ्लड या तो ड्रॉट। वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया ना, चेंज इन वेदर पैटर्न में। यस सर। मेल्टिंग ग्लेशियर। अब मुझे ये बात बताओ, जो मेरे वाटर मेरे पास अवेलेबल है वो किस कारण के लिए अब अवेलेबल है, किसके कारण अवेलेबल है? सर पहला तो ग्लेशियर मेल्ट होता है उसकी वजह से, और दूसरा रेन वाटर साइकिल जो चलती है उसकी वजह से। अगर मेरा क्लाइमेट चेंज होगा तो मेरी वाटर अवेलेबिलिटी पे कौन से फैक्टर पे इम्पैक्ट पड़ेगा? सर एक तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, दोनों दोनों हो सकते हैं मेल्टिंग सर। मेरी इंक्रीज होगी, हम्म। पर तो रेन का वाटर नहीं हम बोल बढ़ेगा ना सकते। सर। रेन कुछ जगह पे इंक्रीज होगी और कुछ जगह पे डिक्रीज होगी। डिक्रीज। हम्म। अब रिलेट कर पा रहे हो ना कैसे करना है इनको? सर फिर भी डाउट है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन बायोडिवर्सिटी? सो ऋतिक, यूज द इशू ट्री ऑन दिस क्वेश्चन, नोट इट डाउन, दोनों नोट कर लो। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी? अब मुझे इसमें कोर इशू क्या है ऋतिक? सर कोर इशू है डिफॉरेस्टेशन। यस, और कोर क्वेश्चन किसके ऊपर है? सर बायोडाइवर्सिटी पे है अब इफेक्ट। इसके सब डिवीजन करो। सब डिवीजन में आ जाएगा सर। यार एक मिनट ना, मैंने आपको ना अभी बायोडाइवर्सिटी और डिफोरेस्टेशन पढ़ाया नहीं है, तो ऐसे एग्जांपल लेते हैं जो आप रिलेट कर पाओ। हम्म, हम्म, हाँ ये, नोट इट डाउन। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन इंडिया? ये तो पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, हम बचपन से इस पर्टिकुलर फिनोमेना के साथ जी रहे हैं। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन इंडिया? सो ऋतिक, आइडेंटिफाई द रूट इशू और कोर क्वेश्चन एंड ब्रेक इट इनटू द सब इश्यूज। इसमें रूट इशू क्या है? सर एयर पॉल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है ना? यस सर। अब इसके सब इश्यूज निकालो, सॉरी सब डिवीजन करो इसकी, या सब इश्यूज निकालो, या सब कैटेगरी करो इसकी। यार अब उल्टा सोचना शुरू करो। एयर पोल्यूशन है, जैसे मेरा वो था ना, क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर, वो किन किन कारण से हो रहा था? एक होती है, वो हो रहा था मेरे क्रॉप यील्ड के, मान लो अब भूल जाओ कि मैंने आपसे पूछा कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर, ये भूल जाओ। अब मैं आपको बोलूं कि मेरी क्रॉप यील्ड पे इम्पैक्ट कैसे आएगा, मेरे वेदर पैटर्न कैसे चेंज होंगे, मेरी सॉइल कैसे डिग्रेड होगी, या मेरी वाटर अवेलेबिलिटी पे कैसे इम्पैक्ट आएगा, ये कैसे आएगा इम्पैक्ट मेरे, जब क्या होगा? क्लाइमेट चेंज। अब भूल जाओ कि मैंने आपसे पूछा कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन इंडिया। एयर पोल्यूशन कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होने से इन नहीं 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 एयर। नहीं, ये तो मेन इशू है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप बेटर तरीके से उसको ग्रास्प कर पाओगे। ट्रैफिक एमिशन। अब भूल जाओ कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था
व्हाट आर द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इन इंडिया। अब मैं आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन दूंगा, अब उस सिचुएशन से आपको पता करना है कि क्वेश्चन क्या है। आपको मैं आंसर बताऊंगा, आपको ये पता करना कि उसका आंसर क्या है, एक क्वेश्चन क्या है। मेरे ट्रैफिक एमिशन से क्या होगा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से क्या होगा, क्रॉप बर्निंग से क्या होगा, कंस्ट्रक्शन डस्ट से क्या होगा, और डिफोरेस्टेशन से क्या होगा। ऋतिक समझे? यस सर। आपके आंसर से पता लगना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं पाटिल, ये आपके लिए है। लावा फ्लो है, एश क्लाउड है, चेंज इन सॉइल फर्टिलिटी है, और एयर पोल्यूशन है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? सर साइकिल की बात कर रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, दोबारा से सुन लो। हम्म। लावा फ्लो है, एश क्लाउड है, चेंज इन सॉइल फर्टिलिटी है, और एयर पोल्यूशन है। ये सारी चीजें चीजें कब होती है ऋतिक? सर वॉल्केनिक एरप्शन। यस। जब मेरा अगर मैं पूछूं आपसे हाउ डू वोल्केनिक eruption अफेक्ट द एनवायरमेंट, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे ऋतिक? सर वॉल्केनिक एरप्शंस का इसको डिवाइड करेंगे। एक कैसे? तो मिनरल रिसोर्स, एयर पोल्यूशन। ऋतिक ऋतिक ऋतिक, यस सर। एक मिनट, क्वेश्चन किधर गया? हाँ ये है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हाउ डू वोल्केनिक इरप्शन इफेक्ट द एनवायरमेंट। अब मुझे इसका आंसर दो। टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। आज फर्स्ट डे है तो टाइम तो लगेगा, बट मुझे आंसर चाहिए बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में। अब आपको पता है कि कैसे करना। आपके सामने स्लाइड पे दो चीजें लिखी है, दो लाइनें। मैं कुछ भी पूछूंगा ना, आपको सबसे पहले रूट इशू और कोर क्वेश्चन जानना है। अब इस क्वेश्चन में रूट इशू और कोर क्वेश्चन क्या है? रूट इशू है वॉल्केनिक एरप्शन। और कोर और क्वेश्चन? क्वेश्चन इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। ओके। अब वोल्केनिक इरप्शन को सब डिवाइड करो, उसके फैक्टर्स को, जिसके कारण क्या होगा, वोल्केनिक इरप्शन के कारण क्या होगा, कैसे वो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करेगा। तो इसको सर वॉल्केनिक एरप्शन को भी हमें पहले तो सर सिस्टमेटिकली अप्रोच करना पड़ेगा कि इसके कंपोनेंट क्या हैं। नहीं 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 नहीं, you don't have to define what is volcanic eruption. The demand of question is not what is the meaning of volcanic eruption. क्वेश्चन की डिमांड क्या है? इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। यस, हाउ volcanic activity affect the environment. दिस इज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, कोर क्वेश्चन ये है। तो आप वहां पे ये नहीं डिफाइन करोगे कि व्हाट इज वोल्केनिक इरप्शन, देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड। नो, मेरा इस पर्टिकुलर लेक्चर को लेने का यही मकसद था। आपके पास इंफॉर्मेशन तो है, बट यू आर नॉट एबल टू आर्टिकुलेट योर थॉट इन स्ट्रक्चर्ड वे। जब तक आज आपको स्ट्रक्चर नहीं आएगी, ये लेक्चर चलता रहेगा, चाहे 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, ये चलता रहेगा। जब तक आप मुझे राइट आंसर नहीं दोगे, तब तक ये चलता ही रहेगा। ठीक है सौरभ?
आज आज हमें तभी सोना है जब हमें पता लग जाएगा कि सोचना कैसे है, ताकि सोते सोते भी हम सोचें। तो ऋषु, ऋतिक, हाउ डू वोल्केनिक इरप्शन अफेक्ट द इन्वायरमेंट? क्वेश्चन की डिमांड बताओ मुझे क्या है। Sir, we have to explain effects of volcanic eruptions और क्या एक्सप्लेन नहीं करना मुझे इस क्वेश्चन में? about the volcanic eruption. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोल्केनिक इरप्शन? आप ऐसा भी कर सकते हो, मान लो कि अभी आपके सामने आंसर आया है यूपीएससी मेंस में, और आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, उस एक्टिविटी के बारे में, पर आपको ये पता है वो एक्टिविटी क्या है। उस केस में आप लिख सकते हो, ताकि आधा नंबर एक नंबर मिल जाए। बट जिन चीजों के बारे में आपको पता है, उस केस में आप ऐसा नहीं करोगे। तो क्यों होता है वोल्केनिक इरप्शन से? वोल्केनिक इरप्शन से क्या होता है? मेरे लावा का फ्लो होता है, ओके। मेरे ऐश के क्लाउड होते हैं। जब मेरे लावा विस्फोट होता है तो ऐश हर जगह फैलती है, उसके क्लाउड्स बनते हैं। उसके कारण क्या होगा? एयर पोल्यूशन। अब हमने ये भी पढ़ा था, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है यहां पे वोल्केनिक इरप्शन हुए होते हैं। लुक एट अवर पेनिनसुलर ब्लॉक। सौरभ, हाउ अवर पेनिनसुलर ब्लॉक वाज फॉर्म्ड? यस सर। हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक कैसे फॉर्म हुआ था? सर टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी की वजह से। वो तो हिमालयंस हुए थे। सर कंटिन्यूटी की वजह से तो जुड़े थे ना सर, कुछ चेंज होके। कोई बात नहीं, हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को बाद में डिस्कस कर लेंगे। ऋतिक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। ये सर पेनिनसुलर प्लेटो पूछा आपने। हाँ, यस सर। कोई बात नहीं, वो हम सॉरी इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि सोचना ओके। कैसे है। व्हाट इज द, ऋतिक नोट इट डाउन, यू बोथ आर, दोनों नोट नोट कर लो। व्हाट इज द रोल ऑफ विंड इन शेपिंग द लैंडस्केप? व्हाट इज द रोल ऑफ विंड इन शेपिंग द लैंडस्केप? ये मेरा क्वेश्चन है। अब उसमें मुझे क्या नहीं एक्सप्लेन करना? मुझे ये एक्सप्लेन नहीं करना कि विंड क्या होती है। मुझे ये एक्सप्लेन नहीं करना कि लैंडस्केप क्या होते हैं। इतना तो आपको पता लग गया, क्लियर है। मुझे क्या एक्सप्रेस करना है इसमें? व्हाट इज द रोल ऑफ विंड इन शेपिंग द लैंडस्केप? हाउ विंड शेप्स अवर लैंडस्केप। ओके, इसमें मेन इशू क्या है? मेरी जब विंड होती है जो लैंडस्केप को फॉर्म करती है, तो कैसे? सौरभ, इसमें मेरे रूट इशू क्या है और उसके सब इश्यूज क्या है? सर रूट इशू है चेंज इन शेप, यस। और उसके सब इश्यूज है विंड विंड की वजह से, और लैंडस्केप जो होता है चेंज होता है। दोनों सेम ही है यस यार। सर। मेरा क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपके आंसर से पता लगना चाहिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अभी आपने आंसर क्या दिया? विंड तो विंड से क्या पता लग रहा है कि क्या की क्वेश्चन वजह था? से लैंडस्केप चेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है मेरे विंड से लैंडस्केप चेंज? हम्म। वे शेप चेंज हो रहा है ना सर। सर, मेरा क्वेश्चन है कैसे हो रहा है? ऋतिक,
सर इरोजन, Yes, क्लाइमेट, yes. What are the agent of weathering? Water, रेन, विंड, wind. टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज। यही होता है जब हम रिवाइज नहीं करते हैं। तो इस केस में मेरे होंगे सैंड ड्यून्स, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल एंड वेदरिंग। जब मेरी विंड लैंडस्केप को शेप कर रही है, वो कैसे शेप कर रही है? मटेरियल को एक जगह से लेके दूसरी जगह लेके सैंड ड्यून्स बना रही है, इरोजन कर रही है, वेदरिंग कर रही है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मेरी आपसे यही उम्मीद है कि आप मेरी उम्मीदों पे खरा उतरोगे। What are the factors that cause soil erosion? अब आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है रूट इशू और कोर क्वेश्चन, और उस रूट इश्यूज को सब इश्यूज में डिवाइड कर देना है। What are the factors that cause soil erosion? So Ritik, explain by using the issue tree framework. सर द मेन इशू इज सॉइल इरोजन Okay. and the factors are weathering, deforestation, Okay. सॉइल इरोजन का गुड। सौरभ और क्या हो सकते हैं? सर सॉइल इरोशन के लिए ऋतिक एक मिनट, सौरभ एक यस मिनट। वेदरिंग मेरा कभी भी सॉइल को इरोड नहीं करता, वेदरिंग सॉइल को फॉर्म करता है। डिफोरेस्टेशन से मेरी सॉइल इरोजन होता है, ना कि वेदरिंग से। वेदरिंग इज अ वे टू फॉर्म द सॉइल। अंडरस्टैंड? तो तेरा एक पॉइंट सही था, डिफोरेस्टेशन। सौरभ और क्या हो सकता है इसमें? सर तो कंस्ट्रक्शन, यस, हेवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल, फ्लड, ड्राउट। अब सोचो ना, जो मेरी सॉइल है वो कैसे इरोड होगी? डिफोरेस्टेशन के कारण, हैवी रेनफॉल के कारण, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के कारण। हमने एक पढ़ा था उसमें, बुग्याल्स में, जो मेरी सॉइल्स फर्टिलिटी है वो यूज ऑफ कैसे, केमिकल। हमने पढ़ा भी था बुग्याल्स में, जो मेरी सॉइल की फर्टिलिटी है वो कैसे कम हो रही है? ओवर ग्रेजिंग के कारण। हाँ सॉरी, नॉट फर्टिलिटी बट सॉइल इरोड हो रही है। एक लास्ट एग्जांपल है। हाउ डज द हिमालयन माउंटेन रेंज impact India's climate? Note it down. How does the Himalayan mountain range impact India's climate? ऑल्दो हमने क्लाइमेट के बारे में अभी पढ़ा नहीं है, पर हिमालयन के बारे में हमने बहुत सारा डिस्कस किया है। इसमें मेरे कोर क्वेश्चन क्या है? सौरभ क्या है मेरा कोर क्वेश्चन, क्या है इसमें? सर एक मिनट सर, हाउ डज द हिमालयन माउंटेन रेंज इम्पैक्ट इंडियाज क्लाइमेट। सर, इंडिया इंडिया का क्लाइमेट है वो रूट 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 कॉज रूट इशू है। नहीं,
रूट इश्यू सर, इंडिया इंडिया के क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट है, यही होगा किसके कारण? सर, हिमालयन माउंटेन रेंज के यहाँ से। तो मेरा कोर क्वेश्चन क्या हुआ? सर हिमालयन माउंटेन रेंजेस का क्या फर्क पड़ रहा है इंडियन क्लाइमेट पे? हाँ, हम्म। एक तो मेरे हिमालयन माउंटेन के कारण इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ता है, एक मॉनसून के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण। तो इसमें स्टेबल क्या है? इंडिया क्लाइमेट वेरी क्या कर रहा है? माउंटेन रेंज। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जैसे हमने वो पढ़ा था ना, हाउ डू वोल्केनिक इरप्शन इफेक्ट द इन्वायरमेंट। तो उसमें मेरा जो मेन कोर क्वेश्चन था वो इन्वायरमेंट नहीं था, मेरा कोर क्वेश्चन था वोल्केनिक इरप्शन के कारण इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट इंपैक्ट और सारे फैक्टर्स के कारण भी पड़ सकता है। समझ रहे हो? सो ऋतिक, टेल मी, हाउ डज द हिमालयन माउंटेन रेंज इंपैक्ट इंडियाज क्लाइमेट? इसमें मुझे बताओ कोर क्वेश्चन क्या है और उसके सब इश्यूज क्या है। सर कोर क्वेश्चन तो यही है, इम्पैक्ट ऑन इंडियाज क्लाइमेट बाय हिमालयन रेंजेस। हिमालयन रेंजेस मेरा कोर क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड? अब उसके सब इश्यूज निकालो, क्या क्या हो सकते हैं। अगर अब आपको ऐसे सोचना है कि अगर मेरे हिमालयन रेंज नहीं होती तो क्या होता, ऋतिक क्या होता? सर वाटर अवेलेबिलिटी। वेरी गुड, हिमालयन लिंक टू वाटर अवेलेबिलिटी, वेरी गुड। दूसरा पॉइंट, क्लाइमेट नॉट क्लाइमेट क्लाइमेट, वेदर पैटर्न, मॉनसून। वेदर पैटर्न। और सर अब हिमालयन रेंजेस अगर तीन ही सबसे बेसिकली मेन पॉइंट है इसके। पहले है वाटर अवेलेबिलिटी, हमने ये नहीं बोला कि कम होगी या ज्यादा होगी, वाटर अवेलेबिलिटी, वेदर पैटर्न, मेरी ऊपर से जो ठंडी हवाएं आ रही है, वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस एपिसोड ना। और थर्ड इज मॉनसून। आई होप द इशू ट्री इज क्लियर टू यू नाउ। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो दोबारा से इस वीडियो को देखना, क्योंकि हमने 6-7 एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए, क्योंकि मेरे 3 फ्रेमवर्क है, हमें तीनों डिस्कस करने हैं। ओके, हमारा सेकंड है फ्रेमवर्क मिसी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कोलेक्टिवली एग्जॉस्टेड। और ना इन तीनों फ्रेमवर्क्स को ना हल्के में मत लेना। मकिंजी, बीसीजी जैसी टॉप जो कंसल्टेंट कंपनी है ना, वहाँ पे जो लोग हैं ना वो इसी चीज़ को यूज़ करते हैं। टॉप कंपनी लाइक टॉप लीडर्स, दे आर आल्सो थिंकिंग इन दीज फ्रेमवर्क्स। आपको पता है एलन मस्क, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और सौरभ पाटिल में क्या डिफरेंस है? उन तीनों को इन फ्रेमवर्क्स के बारे में पता है काफ़ी पहले से, और उन्होंने ये फ्रेमवर्क्स यूज़ करके हजारों प्रॉब्लम सॉल्व की है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। अगर कल को सौरभ पाटिल उनके जैसे 4-5 हज़ार या 10-15 हज़ार प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा इन फ्रेमवर्क को यूज़ करके, तो इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा साइकोलॉजिकली। इतने इंपॉर्टेंट है ये। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टेड, क्या लग रहा है ऋतिक, क्या मतलब है इसका?
सर कोई आइडिया? इंटरकनेक्टेड। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। हमारे पास क्वेश्चन आया, अभी हमने ना जो उसको यूज़ किया ना, क्या बोलते हैं, इशू ट्री को, उससे हम अब क्या कर रहे हैं, थिंकिंग ही कर रहे हैं। अभी हमने अपना आंसर दिया ही नहीं है, उसको हमने अभी तक सोच रहे हैं। अब उस सोच को ना, जो हमने एनालिसिस की क्वेश्चन की, अब उस एनालिसिस को हमने एनालाइज करना है। क्या वह हमारी वो एनालिसिस सही है या गलत है? ओके, सो आफ्टर ब्रेकिंग द इशू इनटू स्मॉलर पार्ट्स, you need to make sure that the sub issues are mutually exclusive and collectively exhaustive. This means that each sub issue should be distinct and there should be no overlap, but together they should cover all aspect of the problem. दो पॉइंट है इसमें, एमई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सेकंड है कोलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। आपकी जितनी भी ब्रेन की पावर है ना, उससे 100% ज़्यादा यूज़ करो और पूरा फोकस करो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी आपकी एबिलिटी है पूरी डाल दो इस लेक्चर में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट जस्ट इन द परस्पेक्टिव ऑफ यूपीएससी, बट आपकी ये प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ओके, अभी हमने ना एक प्रॉब्लम ली थी, हम दोबारा से एग्जांपल ले लेते हैं। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर। इसी एग्जांपल को हम दोबारा से समझेंगे। अब इसमें हम पहले हमने क्या किया, हमने जब इशू ट्री यूज किया उसमें हमने क्या किया, कोर क्वेश्चन ढूंढा और उसके सब डिवीजन कर दी। अब हमने देखना है जो हमने सब डिवीजन की उसमें ओवरलैप तो नहीं हो रहा। ओवरलैप का मतलब जैसे क्या, इम्पैक्ट ऑन क्रॉप यील्ड और चेंज इन वेदर पैटर्न, बोथ आर सेम पॉइंट और डिफरेंट पॉइंट? ऋतिक, डज बोथ आर सेम पॉइंट और डिफरेंट पॉइंट? सर डिफरेंट है। यस। और उसके हमने क्या करना है, उसके बाद हमने चेक करना है कि इफ व्हेन वी पुट दोज सब इश्यूज टुगेदर, दिस सब इश्यूज कवर द एंटायर प्रॉब्लम। जैसे हमने 4 पॉइंट लिए, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर में, इम्पैक्ट ऑन क्रॉप यील्ड, चेंज इन वेदर पैटर्न, सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर अवेलेबिलिटी। क्या इसके अलावा कुछ और था? हमने कॉम्प्रिहेंसिव कवर कर लिया ना सारे इफेक्ट को, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। सो मिसी में क्या करते हैं, मिसी में हमने सिर्फ 2 चीजें चेक करनी होती है। पहला, जो हमने सब पॉइंट्स बनाए वो ओवरलैप तो नहीं हो रहे, ओके। और दूसरा, क्या हमने जो सब पॉइंट्स बनाए हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव है या नहीं। जैसे एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन किन किन कारण हो सकता है? ट्रांसपोर्ट एमिशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, नेचुरल फिनोमेना लाइक वोल्केनिक eruption, कंस्ट्रक्शन। अगर हम ये 4 चीजें बोल देंगे, क्या ये चारों आपस में ओवरलैप हो रही है? सौरभ, हो रही है ये चारों चीजें ओवरलैप आपस में? यस सर। और हमने एयर पोल्यूशन को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया इसमें, इसके थ्रू। यस सर। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मिसी? सर ऋतिक, व्हाट इज मिसी? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कलेक्टिवली एग्जॉस्टेड, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब? यूनिक। यस, ईच पॉइंट शुड बी डिस्टिंक्ट एंड यूनिक।
आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जैसे मान लो एयर पोल्यूशन में कि ट्रक एमिशन एंड कार एमिशन, या ट्रक एमिशन या फिर एरोप्लेन एमिशन, क्योंकि दोनों है तो व्हीकल ही है। मुझे क्या करना है, कॉम्प्रिहेंसिवली देखना है। मशीन एमिशन को एक साइड, इंडस्ट्रियल एमिशन को एक साइड, नेचुरल फिनोमेना लाइक वोल्केनिक इरप्शन एक साइड, और क्या हो सकता है? ये मतलब तीन है, तो तीनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और क्या है, ओवरलैप नहीं हो रहे ये। और सेकंड पॉइंट क्या है इसी में, कि कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होनी चाहिए। ऑल्दो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज you will able to detect because of if you have the knowledge about that particular topic. You should be aware about air pollution. Without that awareness you are not able to answer it. Am I right or not? सही है ना? पहला था इशू ट्री, सेकंड मिसी। दोनों में कोई दिक्कत है सौरभ? कोई दिक्कत? टेंशन मत लो। जब सर हमारे इन दोनों में कोई नहीं दिक्कत है? सर, सर पहले में नहीं है, सेकंड में सर म्यूचुअल मतलब हो गया कि नया नया अलग से अलग अलग, ठीक है सर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब हर पॉइंट हर हर पॉइंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए। यस। हाँ, लेकिन कलेक्टिव एग्जॉस्टिव मतलब हमारे पास इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, जो एक्सक्लूसिव है वही होने चाहिए मेन। देख सौरभ, यस सर। कोलेक्टिवली एग्जॉस्टेड में तो 1000 पॉइंट भी आ सकते हैं। अब मान लो कि आपका क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा 10 नंबर में, तो 10 नंबर में आपको कितने पॉइंट लिखने हैं? 3-4 पॉइंट लिखने हैं। आप जो जो 3-4 पॉइंट लिख रहे हो या इंटरव्यू में बोल रहे हो, वो आपस में एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू बता रहे हो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। अब मान लो कि मेरे मेरे से पूछ लिया व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन इंडिया, मैं बोल दूंगा कि ट्रांसमिशन एमिशन, व्हीकल एमिशन बोल सकता हूँ मैं, इंडस्ट्रियल एमिशन बोल सकता हूँ, नेचुरल फिनोमेना बोल सकता हूँ। क्या इन तीनों को सुन के आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा कंप्लीट सा है? क्योंकि व्हीकल एमिशन में मेरे काफी सारे आ जाएंगे, ट्रैफिक एमिशन में मेरे काफी सारे सब पॉइंट आ जाएंगे, उसमें हाइड्रोजन वाले भी आ जाएंगे, पेट्रोल वाले भी आ जाएंगे, डीजल वाले भी आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक वाले भी आ जाएंगे। समझ गए? मुझे मतलब कि मेन पॉइंट को उठाना है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। ओके, मिसी में क्या था, सारे पॉइंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, और वो एक पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू बता रहे हो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। इज इट ओके? बोथ फ्रेमवर्क आर ओके फॉर यू और नॉट? ऋतिक, यस सर। मुझे तेरी एनर्जी डाउन डाउन सी लग रही है। नो सर। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, अभी फिर बोल रहा हूं, मुझे 200% चाहिए आज के लेक्चर में आपका। ब्रेन सेल्स नहीं चल रहे हैं ना, तो जबरदस्ती चलाओ, क्योंकि आज के बाद मुझे आपका आंसर इसी वे में चाहिए। अभी भी मैंने आपको ये नहीं बताया कि बोलना कैसे है, आपको ये पता लग गया कि अब सोचना कैसे है। अब हम जानेंगे कि अब मैंने सोच लिया, पहले मैंने एक क्वेश्चन को एनालाइज किया, उसके बाद मैंने अपनी एनालिसिस को फिर एनालाइज किया। पहले एक फ्रेमवर्क यूज किया प्रॉब्लम समझने के लिए, उसके बाद एक और फ्रेमवर्क यूज किया मैंने, ताकि जो मैंने प्रॉब्लम को समझा है वो एक्चुअल में सही भी है या गलत है। अभी भी आपने मुझे आंसर नहीं दिया जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ये सारी चीजें आप दिमाग में कर रहे होंगे, इशू ट्री और मिसी। अब आंसर कैसे देना है वो आपको अभी बताऊंगा नेक्स्ट फ्रेमवर्क के थ्रू। पिरामिड प्रिंसिपल, थर्ड फ्रेमवर्क है हमारा पिरामिड प्रिंसिपल। अब इसमें
ये प्रिंसिपल है कि आपको अब लिखना कैसे है और बोलना कैसे है। ओके, आप हिंदी में भी लिख सकते हो अपनी कॉपी पे कि लिखना कैसे है और बोलना कैसे है। दिस इज द फाइनल स्टेप वेयर यू टेक all your well organized ideas and communicate them in a structured, clear, and persuasive manner. But how? You need to be express conclusion first. Key reason next, and data and example last. अब क्वेश्चन है, लिखो। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा ये पिरामिड स्ट्रक्चर। व्हाट इज द रोल ऑफ हिमालयाज इन द वाटर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया। अब तीनों फ्रेमवर्क यूज करो, इशू ट्री, मिसी एंड पिरामिड स्ट्रक्चर। सो ऋतिक, यूज द इशू ट्री एंड ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम। जो क्रिटिकल थिंकिंग में हमने देखा था ना उसकी डेफिनेशन में, एनालाइज, एवेल्युएट एंड सिंथेसाइज, आज हम जान रहे हैं कि वो पर्टिकुलर एनालिसिस करनी कैसी है। मुझे नहीं पता यार आप चीजों को कैसे समझते हो। मैंने उस दिन बोला कि हमें ये एनालिसिस करनी है, एवेल्युएट करना है, देन हमें सिंथेसाइज करना है ऑब्जेक्टिवली एंड सिस्टमेटिकली। आपने एक बार भी नहीं पूछा मेरे से कि सर एनालिसिस कैसे करनी है। अगर पूछ भी लेते तो उस टाइम मैं आपको बताता नहीं, क्योंकि मैंने इंटेंशनली नहीं बताया आपको उस टाइम पे, क्योंकि आपके पास नॉलेज ही नहीं थी उस टाइम पे। जैसे सेम क्वेश्चन मैंने ऋतिक से ये या लास्ट से लास्ट एपिसोड में भी पूछा था आपसे, मे बी कल ही पूछा था, व्हाट इज द रोल ऑफ हिमालयस इन दी वाटर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया। तो ऋतिक इसका आंसर दो मुझे। सबसे पहले आपको इशू ट्री यूज करना है, देन आप कॉपी पे लिख लो इशू ट्री, सौरभ आप भी लिखो और सोचो, व्हाट इज द रोल ऑफ हिमालयाज इन वाटर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया। आपके पास 2 मिनट है, आपको दोनों फ्रेमवर्क यूज करने हैं। ऋतिक अपना माइक बंद कर लो 2 मिनट के लिए। आपको दोनों फ्रेमवर्क यूज करने हैं, इशू ट्री और मिसी। 2 मिनट आपके पास। 22-18 हो गए हैं, 22-20 पे हम डिस्कस करेंगे। टेंशन मत लो, हमारे पास 7-8 क्वेश्चन है, सबकी बारी आएगी। ऐसा ही नहीं है कि दीदी की बारी आएगी, बराबर बराबर। ठीक है पाटिल, सोचो अब। मैं कुछ खा लेता हूँ तब तक।
So Ritik, tell me. सर मेन इशू तो यही है, रोल ऑफ हिमालयाज इन वाटर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया। ये तो मेन क्वेश्चन है कि हिमालयस का क्या रोल है इंडिया के वाटर मैनेजमेंट में। ओके, तो अब सर इसके सब इश्यूज क्या हुए? सर यही तो बदल रहा है कि कैसे टाइप के इश्यूज बताने हैं। जब मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ हिमालयाज ऑन इंडियाज क्लाइमेट, तो उसके सब इश्यूज क्या थे? मुझे ये हिमालय मतलब इंडिया क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, क्या प्रोवाइड करा रहा है वो इंडिया को? मानसून, वाटर अवेलेबिलिटी। मानसून दे रहा है, पानी दे रहा है, और वेदर पैटर्न को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इस केस में वाटर मैनेजमेंट के केस में हिमालयस का क्या इम्पैक्ट होगा? फ्रेश वाटर रिसोर्स। यस, अब आपके पास पानी आ गया, क्या करोगे पानी से आप? खेती, हैं? एग्रीकल्चर, यस, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन। प्रोड्यूस। मान लो ऋतिक, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यार, कि अकेला आपको इसको यूज नहीं करना, इश्यू ट्री को, आपको मिसी भी यूज करना है। क्या कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर दोनों सेम नहीं लग रहे आपको? फिर तो आप ये भी बोल दोगे हाउस क्लीनिंग, क्लॉथ क्लीनिंग। सर एक हो गया फ्रेश वाटर रिसोर्स। एग्रीकल्चर में मैं क्या कर रहा हूँ, पानी को यूज कर रहा हूँ। यस सर। कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा हूँ, कपड़े धोने में क्या कर रहा हूँ, गाड़ी धोने में क्या कर रहा हूँ, यूज। एग्रीकल्चर एक आ गया पॉइंट, एग्रीकल्चर में पानी को यूज कर रहा हूँ। अब मुझे यूज वाले कोई पॉइंट नहीं चाहिए। सर यूज में हाइड्रो पावर प्लांट्स नहीं आ सकते हैं? यस, दैट इज द डिस्टिंक्टिव फीचर। हाइड्रो पावर प्लांट में और एग्रीकल्चर में जमीन आसमान का डिफरेंस है। यार ये कैसे भूल गए कि हिमालय मुझे पानी देते कैसे हैं, कैसे देते हैं पानी? रिवर्स। कौन सी रिवर्स? ग्लेशियर, ग्लेशियर मेल्ट होने के बाद। पहले आएगा पॉइंट मेरा ग्लेशियर मेल्ट वाटर, दूसरा पॉइंट आएगा सोर्स ऑफ पेरिनियल रिवर, तीसरा पॉइंट आएगा वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन, फोर्थ आएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। अब इसमें मैंने यूज कर लिया इशू ट्री, अब मैं यूज करूंगा मिसी। क्या ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? हाँ। क्या ये मेरे कॉम्प्रिहेंसिव कोर क्वेश्चन को कैप्चर कर रहे हैं? यस। हिमालय पानी से हम क्या क्या कर सकते हैं? या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं उससे। कैसे मिलेगी? ग्लेशियर वाटर मेल्ट से। और क्या हो रहा है उसके कारण, हिमालयस के कारण? हमें इन दी कंटेक्स्ट ऑफ वाटर मैनेजमेंट सोचना है। कंस्ट्रक्शन में वाटर मैनेजमेंट के, वाटर मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन कैसे आ गई ऋतिक? सर यही था, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था कि तभी तो आप आंसर नहीं दे पा रहे ना। वही बात है सर।
ये तो पता तो लग रहा था कि क्वेश्चन क्या है, बट वही है कि रोल ऑफ हिमालय समझ आ गया कि हिमालय क्या रोल है, बट वाटर मैनेजमेंट में सर आपको ये ये बताना कि थोड़ा। वो या रोल कैसे है। हाँ सौरभ बोलो। सर हमें क्वेश्चन तो समझ आ रहा है, लेकिन उसे अप्रोच कैसे करना है ना सर, ये दिक्कत आ रही शायद। इशू ट्री यूज किया आपने? यस सर। इशू ट्री से क्या और आंसर निकला? मैं आपको ना, अब छोड़ो इन क्वेश्चन को छोड़ो। अब मेन एक आपसे मैं ना एक सिंपल एग्जांपल पूछता हूँ। व्हाट अबाउट वाटर पोल्यूशन? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन इंडिया? अब आपको इसको, अगर, ये तो मुझे पता है, मुझे वाटर पोल्यूशन को एक्सप्लेन नहीं करना। ओके, अब इसकी जब मैं सब इश्यूज निकालूंगा तो कैसे आएगा वो? वाटर पोल्यूशन के सब इश्यूज क्या होंगे ऋतिक? सर एक तो लैक ऑफ फ्रेश वाटर। यार वाटर पोल्यूशन मेरे लैक ऑफ फ्रेश वाटर से कैसे होगा? सर आपने बोला वाटर पोल्यूशन इफेक्ट, तो वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट ही बताने हैं ना। जब मैंने एयर पोल्यूशन पूछा था आपसे, हमने सर बोला आपने तो कॉज बोला था। अफेक्ट बोला मैंने, इफेक्ट नहीं बोला, इफेक्ट नहीं अफेक्ट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ए डबल एफ ई सी टी एंड ई डबल एफ ई सी टी। सुनो, ध्यान से सुनो, डायरेक्ट जंप मत करो कंक्लूजन में। सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन इंडिया? अब मुझे ये बताओ, वाटर पोल्यूशन क्यों हो रहा है? उसके सब डिवीजन क्या आएगी? इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री वेस्ट और क्लाइमेट चेंज। एक और प्रॉब्लम लेते हैं, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हम अगली एग्जांपल पे जाते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया, ये आपको पता नहीं क्यों नहीं क्लियर हो रहा। ये भी हमने डिस्कस किया। अब ये देखते हैं, व्हाट आर दी what are the impacts of deforestation in India? अब इशू ट्री यूज करो, देन मीसी यूज करो। अभी हमने पिरामिड प्रिंसिपल भी समझना है। सो सौरभ, यूज दिस इशू ट्री एंड मीसी, टेल मी। सर रूट इशू है डिफोरेस्टेशन। क्या हुआ? सर यहाँ रूट इशू है डिफोरेस्टेशन की वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। यस, ये मेरा कोर क्वेश्चन है, क्योंकि डिफोरेस्टेशन के कारण इम्पैक्ट इंडिया में भी पड़ सकता है, पाकिस्तान में भी पड़ सकता है, श्रीलंका में भी पड़ सकता है। पर यूनिक यस सर। यूनिक यूनिकनेस क्या है क्वेश्चन में? डिफोरेस्टेशन। अब इसके की इश्यूज क्या होंगे? रूट इश्यूज क्या होंगे, या हम रूट इश्यूज भी बोल सकते हैं। ड्रॉट। यस, इट माइट बी बट नॉट डायरेक्टली। और यार ड्रॉट मेरे क्लाइमेट चेंज का पार्ट नहीं आ गया? यस सर। फ्लड मेरा क्लाइमेट चेंज का पार्ट नहीं आ गया? यस सर। तो मैं एक पॉइंट बोल सकता हूँ
इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट, यस सर। और सर माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स। यस वी कैन से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि एनिमल्स का अकेला माइग्रेशन नहीं होगा। अब सोचो ना, आपने बोला माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, क्या जो वहां पे जो इंसेक्ट्स रह रहे होंगे या फिर यस सर। पक्षी रह रहे होंगे या कुछ और रह रहे होंगे, वो नहीं जाएंगे, सिर्फ एनिमल्स जाएंगे। नो सर, इट विल इम्पैक्ट एवरीबॉडी। बाय लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यार सॉइल इरोजन कैसे बोल रहे हो आप? सबसे मेन पॉइंट तो यही है, सॉइल इरोजन। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सॉइल इरोजन, disruption of water cycle and impact on climate. अब मैंने इशू ट्री यूज किया, मीसी यूज किया। मीसी में मैं क्या चेक करूंगा कि क्या ये चारों सब इश्यूज डिस्टिंक्टिव है या नहीं। हाँ ये डिस्टिंक्टिव है। क्या ये क्वेश्चन की डिमांड को कॉम्प्रिहेंसिवली चेक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? हाँ कर पा रहे हैं। अब थर्ड फ्रेमवर्क है मेरा पिरामिड प्रिंसिपल। उसका फर्स्ट पॉइंट क्या था? स्टार्ट विद कंक्लूजन। अब इसका मेरा कंक्लूजन क्या होगा इस क्वेश्चन का? डिफॉरेस्टेशन इंडिया causes severe environmental problems including loss of biodiversity, soil erosion, disruption of water cycle and climate change impact. ये मेरा कंक्लूजन हो गया। अब नेक्स्ट क्या था? की रीजंस, सपोर्टिंग पॉइंट्स जिसको हम बोल सकते हैं। उसके में क्या करेंगे हम? इन्हीं जो 4 पॉइंट बोले इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे होगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज दैट डिपेंड अपॉन देम फॉर शेल्टर एंड फूड। सेकेंड पॉइंट है सॉइल इरोजन, विदाउट रिकवर सॉइल बिकम्स प्रोन टू इरोजन लीडिंग टू डेजर्टिफिकेशन एंड लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड। ऐसे ही मैं इंपैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज को एक्सप्लेन करूंगा और डिस्ट्रप्शन ऑफ वाटर साइकिल। अब मेरा थर्ड पॉइंट क्या था पिरामिड प्रिंसिपल में? डाटा एंड एग्जाम्पल। अब मैं एग्जाम्पल क्या दूंगा? द वेस्टर्न घाट्स हैव लॉस्ट 20% of their forest cover, which has resulted in increased soil erosion and flash flood in the region. ये सॉइल इरोजन का एग्जांपल हो गया। मैं डिफॉरेस्टेशन का एग्जांपल भी दे सकता हूं, मैं इंपैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज का एग्जांपल भी दे सकता हूं विद डाटा। अंडरस्टैंड? बोलो ऋतिक। सर जो ये डाटा और एग्जांपल देना है, हम्म, ये की रीजंस के साथ देना है कि बाद में देना है? एंड में। ओके अब तीनों चीजें समझ आ गई आपको? तीनों प्रिंसिपल, तीनों फ्रेमवर्क। ऋषु ऋतिक कौन कौन से वो फ्रेमवर्क है 3, और मैं उसको कैसे कैसे यूज करूंगा इस एग्जांपल से समझाओ मुझे। सर मान लो कि मैंने पहला आपसे ये क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन इंडिया। अब आपको डायरेक्ट मुझे आंसर देना है इन तीनों को यूज करके, तो कैसे दोगे आंसर आप मुझे? deforestation has severe impacts on India like biodiversity loss, climate change, soil erosion, and water cycle disruptions. यस। अब ध्यान से अपने आंसर को देखो, क्या आपके आंसर से पता लग रहा है क्वेश्चन क्या है? Yes, sir. समझ गए ना मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? आप इसकी जगह ऐसे भी बोल सकते थे, डिफॉरेस्टेशन इज बैड फॉर इन्वायरमेंट, इट लीड्स टू द लॉस ऑफ ट्री विच कॉज प्रॉब्लम फॉर वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमंस। आप ऐसे आंसर देते हो। इट आल्सो कॉज फ्लड एंड लैंडस्लाइड, द गवर्नमेंट इज वर्किंग टू रिड्यूस इट बट हैज नॉट डन इनफ। अभी मैंने 3-4 पॉइंट बोले, क्या
आपको इससे पता लग रहा है कि मेरा क्वेश्चन क्या था? सौरभ, क्या आपको इससे पता लगा कि मेरा क्वेश्चन क्या था? यस यस सर। तू सो रहा है? नहीं सर, जो 4 पॉइंट बोले उससे ना, यहाँ ये तो आपने बताया कि हम जवाब कैसे देते हैं। तो उससे पता लगता है कि क्वेश्चन क्या है। नहीं, हम जो बोलते हैं उससे नहीं पता लगता सर। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे। जब तक आपको नहीं पता लगेगा ना, ये तीनों को यूज करना। ये अगली एग्जांपल। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स ऑन अर्थ सरफेस? मैंने जानबूझ के वो टॉपिक उठाया है जो आपने ऑलरेडी पढ़े हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर इसके बारे में मेरे पास नॉलेज नहीं है, मुझे पता नहीं है। आपने पढ़े हैं तो ये तो भूल जाओ कि आप बोलोगे कि मुझे नहीं पता। तो बताओ, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स ऑन अर्थ सरफेस? सौरभ, इसमें मेरा कोर क्वेश्चन क्या है? सर इफेक्ट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। ओके, ये आपको पता लग गया। अब इसके सब इश्यूज क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मिड ओशनिक रेंजेस। ओके सौरभ, आप क्यों, यस सर। आपने बिल्कुल सही बोला आंसर। क्या मेरी माउंटेन फॉर्म नहीं होगी? क्या मेरी ट्रेंचेस फॉर्म नहीं होगी? यस सर। तो मैं ये तीनों पॉइंट लिखूंगा? नो सर, कॉम्प्रिहेंसिवली एक ही आंसर आना चाहिए। वो क्या होगा फिर? फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन से आएगा सर। यस, मिड ओशियनिक रीजेस भी मेरी एक तरह की माउंटेन्स है। यस सर। हिमालयन भी मेरी माउंटेन है, प्लेटू भी मेरी माउंटेन है। पर इसका एक होलिस्टिक व्यू क्या है? फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन। और क्या होगा? सोचो ना, जब मेरी प्लेट टेक्टोनिक मूव कर रही है तो क्या क्या होगा? सर डिजास्टर। मैं ना मुक्का मारूंगा अब। वोल्केनिक इरप्शंस। यस। और मुझे कैसे पता कि मेरी अर्थ अंदर से कैसी है? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सोर्सेज के बारे में पढ़ा था हमने। वो किसके लिए थे? अर्थक्वेक। अर्थ स्टडी। शुक्र है। अर्थक्वेक भी हो सकती है सर। क्या मेरी अर्थ क्विक और माउंटेन फॉर्मेशन दोनों सेम है? नहीं सर। अर्थ क्विक से मेरी माउंटेन फॉर्म होती है, डिस्ट्रक्शन होती है। तो दोनों डिस्ट्रक्शन होती है। डिस्टिंक्टिव पॉइंट है मेरे, तीन ही पॉइंट होंगे इसमें। माउंटेन हम्म। फॉर्मेशन, अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटी। इनके अलावा बताओ मुझे, जब मेरी प्लेट टेक्टोनिक होती है तो इनके अलावा कुछ और होता है? अब ये मेरे सब इश्यूज है। अब मैं इसको मिसी के पास लेके गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तीनों अलग अलग पॉइंट है, कॉम्प्रिहेंसिव कवर कर रहे हैं क्वेश्चन की डिमांड को। इसके अलावा तो कुछ और नहीं है। सर मैंने पहला पॉइंट अर्थ को ही नहीं बोला था जब आपने बोला मुक्का मारूंगा। तैने बोला डिजास्टर। तो वो डिजास्टर या डिजास्टर तो earthquake। मेरी यार सुनामी हुई। ओके। डिजास्टर मेरी बिल्डिंग गिरना भी हो गया, फ्लड भी हो गया। पर वो सब किसके कारण हो रही है? वो तो डिफरेंट रीजन से हो रही है। रूट कोज क्या है उन सब का? एक रूट कोज है अर्थक्वेक। समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ओके। अभी सौरभ गया दिमाग में कुछ? हाँ जी सर, गया। तो अब मुझे पिरामिड प्रिंसिपल यूज करो सौरभ,
और बताओ कि आप इस आंसर को दोगे कैसे। मुझे 3 पॉइंट बताओ पिरामिड प्रिंसिपल के, कौन कौन से 3 पॉइंट है। द फॉर्मेशन ऑफ अच्छा ये कंक्लूजन फर्स्ट, हाँ, की रीजंस, यस, डाटा एंड एग्जांपल लास्ट। बस। अब मुझे बता कि कंक्लूजन क्या है इस क्वेश्चन का। सर जो इफेक्ट है इसकी वजह से होता है, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स होते हैं। आप ऐसा बोल सकते हो, प्लेट टेक्टोनिक्स सिग्निफिकेंटली शेप द अर्थ सरफेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, सेकंड। वोल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक। अब ऋतिक जो आंसर दिया अभी सौरभ ने, इससे आपको पता लग रहा है कि क्वेश्चन क्या है। यस सर। आपके आंसर की पहली 2-3 लाइनें से पता लगना चाहिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। इससे एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया है। ओके, जो मिसी और वो ट्री वाला ना, इशू ट्री, वो दिमाग में रखना है। लिखने के लिए, बोलने के लिए यूज करना है पिरामिड। अगर मैं ऐसे बोलूंगा, प्लेट टेक्टोनिक हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन अर्थ सरफेस ड्यू टू and due to convergence plate boundary interaction, due to seismic waves, due to this, due to that, उससे एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि इसको क्लैरिटी नहीं है अभी चीज़ों की। इसको ये नहीं पता कि सुनामी और फ्लड अर्थक्वेक के कारण ही आते हैं। जब आप नीचे जाओगे ना रीजंस में, तो वो आप लिख सकते हो। जैसे अब आप मान लो कि आपको की रीजन में माउंटेन फॉर्मेशन लिखनी है, तो उसमें क्या लिखोगे आप। व्हेन टेक्टोनिक प्लेट कोलाइड दे कॉज द अर्थ क्रस्ट टू फोल्ड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन रेंजेस लाइक हिमालयाज। आप उसमें मिड ओशियनिक रीजेस की भी एग्जांपल दे सकते हो, मतलब मिड ओशियनिक रीजेस के बारे में भी लिख सकते हो। अब अर्थक्वेक में क्या बोलोगे आप। द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स causes stress along the faults which is released as seismic waves leading to earthquake. ओके, अब उसकी सुनामी की भी एग्जांपल दे सकते हो, उसमें फ्लड की भी एग्जांपल दे सकते हो। अब आपको इसको डाटा और उसमें देनी है एग्जांपल, तो क्या दोगे। जब मैंने आपको ये पढ़ाया था तो एक वो आपको ट्रिपल डिजास्टर के बारे में बताया था, कौन सा था वो। जापान अर्थक्वेक, नाम क्या था। फुकुशिमा। यस। जब आप ये एग्जांपल दे दोगे ना एग्जामिनर को, अब वो बोलेगा नहीं इस बंदे को पता है, इस बंदे ने पढ़ा है। डाटा में क्या लिख सकते हैं, हिमालयन फॉर्म ड्यू टू कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट विद यूरेशियन प्लेट। उसको अब एग्जामिनर को पता लग जाएगा, इसको ये भी पता है कि हिमालयन कैसे बना, इसको ये भी पता है कि उसके सब इश्यूज क्या है। बस खुल के नंबर देगा वो, क्यों नहीं देगा। आप जैसा एग्जामिनर हो तो पक्का देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। मैं वही क्वेश्चन यूज किए हैं जो मैंने आपको एज ए होमवर्क दिए थे। सौरभ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ, व्हाट इज द रोल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इशू ट्री यूज करो, ब्रेक डाउन दी प्रॉब्लम। रूट इशू क्या है इसमें। सर सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। सोशो इकोनॉमिक में रोल ऑफ सेडिमेंट्री सोशियो रॉक इकोनॉमिक। इन द इंडिया सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसमें सब सब इश्यूज क्या है। सर मिनरल्स फाउंड इन द रॉक्स। वेरी गुड। ऑल्दो आपने
क्वेश्चन को अच्छे से, मतलब कि लाइंस को अच्छे से फ्रेम नहीं किया, पर आपको आइडिया है। अब आपको ये पता लग गया कि ये कैसे डिस्टिंक्ट फीचर हो सकता है। ओके, वेरी गुड। और सौरभ, और सर वाटर, सर वाटर, वाटर भी हो सकता है ना ट्रैपिंग के अंदर। वाटर कैसे? सर जैसे ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये खोखले होते हैं एक तरह से। पर ये डिस्टिंक्टिव पॉइंट कैसे होगा मेरा ये? क्योंकि ऑलरेडी आपने बोल दिया ना मेरा मिनरल्स। यस सर। तो और क्या पॉइंट हो सकता है ऋतिक? और पॉइंट क्या हो सकता है? एक तो हो गया सर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस। एग्रीकल्चर। हाँ, एग्रीकल्चर आ सकता है। सर फर्टाइल सॉइल, एल्यूवियल सॉइल। मैंने क्या बोला? आप बोल रहे हैं सर। और सर टूरिज्म एंड कल्चरल। हाँ, ऑब्वियसली आ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। यस, कंस्ट्रक्शन में कंट्रीब्यूशन टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और सर अगर देख, अभी आपने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर ना डिस्टिंक्ट पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरा घर बनाना नहीं आता। पर कंस्ट्रक्शन में मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है और घर बनाना भी आता है। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो? सर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ सर? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हुआ हॉस्पिटल बनाना, सड़कें बनाना, पुल बनाना, ट्रेन की पटरियां बिछाना, बस स्टैंड बनाना, जो गवर्नमेंट काम कर रही है। पर मैंने अगर कंस्ट्रक्शन बोल लिया तो क्या ये ओनली लिमिटेड टू गवर्नमेंट है कि एक हाँ सर। आम आदमी भी बीच में आ गया? सौरभ, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? बंद कर दो ऋतिक माइक। अब इसके कंक्लूजन क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन का? अब मुझे, मैंने मेसी भी यूज कर लिया, मैंने इशू ट्री भी यूज कर लिया, मुझे पिरामिड प्रिंसिपल यूज करना है। अब इसका सबसे पहले मैं कंक्लूजन बोलूंगा, तो कंक्लूजन में क्या आएगा? मेरा इशू ट्री ही कंक्लूजन है। पहले मुझे क्वेश्चन की लाइन उठानी है। सेडिमेंट्री रॉक्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियाज सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू देयर यूज इन कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एज ए सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल। समझ गए? समझ आ रहा है? अब एक और एग्जांपल लेंगे हम। यार एग्जांपल ही खत्म हो गई हमारे पास। कोई बात नहीं, मेरे पास एक और एग्जांपल है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सोजेनिक प्रोसेसेस इन द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सोजेनिक प्रोसेसेस इन द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया? ऋतिक, एक मिनट ले ले। अब पूरा आंसर तूने बताना है मुझे।
ओके, टाइम्स अप। ऋतिक। So exogenic processes plays a immense role in socio-economic development of India through कहाँ various था aspects. डेवलपमेंट? कहाँ था? मैंने पूछा, कहाँ पूछा मैंने डेवलपमेंट? हमें वो था सर, सौरभ, सॉरी सर, कंडीशन था। यस सर। आंसर दो। सर इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। बंद कर दो भी। कहाँ सर पूछा? कंडीशन कंडीशन था सर। ऋतिक, यार मुझे नहीं पता आप सो रहे हो, दोनों की क्या कर रहे हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है दोनों सो ही रहे हो। नहीं सर। मैं कंडीशन पूछ रहा हूँ, आप डेवलपमेंट बता रहे हो। ऋतिक, what is the significance of exogenic processes in the socio-economic condition of India? Tell me. आज ही बताना है। सर हम सोच ही नहीं पा रहे कि क्या बोलने, क्या समझ नहीं आ रहा है। चल ऐसे सोच कि अगर एक्सोजेनिक प्रोसेसेस नहीं होती तो क्या होता? ये तो पता ना तो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस कौन सी होती है, कौन कौन सी होती है एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, ये बता। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस सर, जैसे वेदरिंग, हाँ। इरोजन, हाँ। वेदरिंग इरोजन और क्या थी? अगर मेरी वेदरिंग नहीं होगी तो क्या होगा? वेदरिंग नहीं होगी तो सर ड्रॉट आएंगे या अच्छा, एग्रीकल्चर। सर वेदरिंग नहीं होगी तो सर सूखा पड़ जाएगा। सौरभ, यार, मैं तभी इतनी दिनों से बोल रहा हूँ कि रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। कोई रिवाइज नहीं कर रहा। आते हैं, लेक्चर अटेंड किया, आज का दिन खत्म। आपके साथ दिक्कत पता है क्या आ रही है? आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है। क्या मेरा एक्सोजेनिक्स प्रोसेस से एग्रीकल्चर और सॉइल फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा? वेदरिंग से क्या होता है? मेरे रोक टूटता है छोटे छोटे पार्ट्स में। आगे क्या होता है? इरोजन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिस्पोजिशन। वो डिस्पोजिशन मेरी सॉइल फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करती है नहीं करती है? करती है। आप आंसर कैसे दे पाओगे अगर आपको क्लियर ही नहीं है वेदरिंग क्या है? समझ रहे हो ना? क्या मेरी एक्सोजेनिक प्रोसेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इंपैक्ट करती है नहीं करती है? मेरी रॉक फॉर्मेशन कैसे होती है सौरभ? उसमें क्या एक्सोजेनिक प्रोसेस का रोल है कोई? है सर। मेरी सॉइल कैसे फॉर्म हो रही है?
एक्सोजेनिक वजन की वजह प्रोसेसेस से। से। जो मेरे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो कैसे बन रहे हैं? यस सर, इग्नियस रॉक से, वेदरिंग की वजह से, वेदरिंग और इरोजन की वजह एक्सोजेनिक प्रोसेसेस की वजह से यार। से। कल कोई क्लास नहीं है, अब अगली क्लास होगी मंडे को। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 दिन आपके पास। 4 दिन में 12-13 लेक्चर ही है। कंप्लीट करो, मुझे डेली रिपोर्ट सेंड करो व्हाट्सएप पे। डेट डालो, टाइम डालो और नीचे टॉपिक डालो, मैंने आज ये टॉपिक को रिवाइज किया। समझ गए? ठीक है, बाय, जय हिंद। ओके सर। बाय सर, जय हिंद।